साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार मुखातिब हूँ लॉर्ड्स एनसीआर पर, जहां पर आपको कानून की तमाम जानकारी मैं आपसे साझा करता हूं। खासकर वैसे लोग जो मैट्रिमोनियल केस, क्रिमिनल केस को सफर कर रहे हैं, किसी परिस्थिति के कालखंड में उलझकर और सुलझने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनका केस बहुत लंबा चल रहा है, तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे केस को लड़ें और कैसे केस को विन करें, ये तमाम स्ट्रेटजी और एजुकेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश, एक अपील करूं कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लॉयर्स एनसीआर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और इसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जितने भी लीगल एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके बीच लेकर आऊं, तमाम चीजें आपके स्क्रीन पर हो आ सके और आप बहुत आसानी से वीडियो को सुन सकें और सुनकर अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट, कोई नोन, कोई आपके फ्रेंड्स और कोई फैमिली रिलेटिव कोई ऐसे हों जो इस केस को सफर कर रहे हैं, उन तक पहुंचा सकें, उनको बता सकें, उनको एजुकेट कर सकें, उन्हें समझा सकें। तो मैं ये इस वीडियो को बहुत, चूंकि इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको आखिरी तक सुनेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को, उससे पहले एक गुजारिश फिर से कर दूं कि आप इसे आखिरी तक सुनेंगे। देखिए, आज मैं ये बता रहा हूं कि चार्जशीट फाइल करने के बाद किस तरीके से आप केस को लड़ें, किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाएं, क्या क्या कानूनी विकल्प आपके पास है, कैसे आप निर्णय लें। तो वो तमाम पॉइंट मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अक्सर 498 ए आईपीसी, जो अब बीएनएस के सेक्शन 85 में आ गया है, अगर चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद की प्रक्रिया आप सभी जानना चाहते हैं। बहुत लोगों ने ये सवाल किया कि चार्जशीट फाइल, मैट्रिमोनियल केस में चार्जशीट फाइल होने के बाद हम क्या करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे लीड करें, किसके पक्ष में आदेश आएगा, हम कैसे केस से एग्जिट होंगे। ये तमाम पहलुओं पर मैं आपसे चूंकि मुखातिब हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 498 ए या फिर 85 बीएनएस ये एफआईआर में अकेले नहीं आता, अपने साथ कई धाराएं, कई सेक्शन लेकर आता है। पहले ये 406, 354, 509, 506 आईपीसी, 34 आईपीसी लगता ही लगता था एफआईआर में, जो कि अब नए सेक्शन में ये रिप्लेस हो गया है। ये 498 85 में जो है रिप्लेस हो गया है, 406 316 बीएनएस में रिप्लेस हो गया है, आपको 354 73 बीएनएस में रिप्लेस हो गया है, 509 78 बीएनएस में रिप्लेस हो गया है और 506 जो है वो 131 बीएनएस में रिप्लेस हो गया है। आज मैं ये भी बताऊंगा कि किसमें क्या सजा है। 498 ए, जैसा मैंने बताया कि ये 85 बीएनएस में रिप्लेस हो गया है। ये ऑफेंस ये था क्रुअल्टी टू मैरिड वुमेन, और पनिशमेंट इसमें 3 साल तक का या फिर फाइन दोनों ही हुआ करता था। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए यूज किया जाता था। जैसे कोई महिला ये लगाती थी कि भाई मेरे ससुराल वाले ने मेरे दिए गए जितने भी दान दहेज के जो जो सामान थे उन्होंने रख लिया, मुझे धक्का मार के निकाल दिया, तो 406 लगा देते थे। तो ये भी जो है डाउरी आर्टिकल रख लेने के लिए लगाया जाता था। तो इसके लिए भी आप, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। तो ये तमाम जो चीजें हैं। इसके अलावा 354 मैंने बताया कि ये 74 आईपीसी बीएनएस में जो है वो रिप्लेस हो गया है। ये भी, इसमें 2 साल तक की सजा है और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हुआ करता था। 509, हालांकि अब सब कंपाउंडेबल है आज के डेट में। 509 जो है इंसल्टिंग मॉडेस्टी के लिए था, इसमें 1 साल तक की सजा थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो बीएनएस में हुआ करता था। अब जो है आज मैं इसी पर आपसे मुखातिब हूं और चार्ज फ्रेम होने के बाद कैसे आपको स्टडी बनानी है, चार्ज अगर तय हो गया है तो क्या देखना है, कैसे आपको लीड करना है, क्यों जरूरी है, और अगर जरूरी है तो फिर 482 जो अब 528 में आ गया है उसको लेकर हाई कोर्ट कैसे जा सकते हैं, किन स्थितियों में जा सकते हैं, किन परिस्थितियों में जा सकते हैं। ये तमाम चीजें मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहला देखिए, अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज को तय करना। अब अगर चार्ज तय करना है तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, चार्ज में किन किन लोगों का नाम है। आपके एफआईआर में आपके परिवार के या रिलेटिव या सगा संबंधी के किन किन लोगों का नाम है, क्या पुलिस ने आपके परिवार सगा संबंधियों के नाम को हटाया है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, इसके बाद अब ये क्यों जरूरी है देखना,
वो मैं आपको बता रहा हूं। यदि चार्जशीट में किसी का नाम नहीं है, चार्जशीट में अगर नाम नहीं है, हटा दिया गया है पुलिस के द्वारा, तो आपकी वाइफ जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर सकती है फिर से नाम जोड़ने के लिए, ठीक है। दूसरा, इसलिए पहली सुनवाई जो फर्स्ट हियरिंग है होगी, उसी में अपने वकील साहब को बोलें कि चार्ज पर जोरदार बहस करें, ताकि वाइफ जो है फिर से नाम ऐड कराने की कोई एप्लीकेशन मूव ना कर सकें। एक बार अगर चार्ज लग गया तो उसको अमेंडमेंट कराना बहुत मुश्किल टास्क है आपकी वाइफ के लिए, या फिर जिन्होंने केस किया हुआ है, जो इसमें विक्टिम है, अपने आप को विक्टिम कहीं है, उनको बहुत मुश्किल होगा उसको अमेंडमेंट कराना। अब दूसरा काम क्या करें कि सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत, जो अब 528 बीएनएसएस में आ गया है, क्वेसिंग के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? यदि आपको लगता है कि चार्जशीट झूठे आरोपों पर बनी है, पुलिस ने आपका पक्ष नहीं सुना है, या हाई कोर्ट में आप, तब ऐसी परिस्थिति में आप ये पिटीशन डाल सकते हैं, क्वेश्चन के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इस बेसिस पे, इस ग्राउंड पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपकी वाइफ 354 आईपीसी आपके पिताजी पर या आपके छोटे भाई पर या बड़े भाई पर छेड़छाड़ का एक इंडल्ज करी है, फैब्रिकेटेड या कंकॉक्टेड स्टोरी बना करके। अब पता चला कि जिस दिन जिस टाइम वो छेड़छाड़ के लिए अपने एफआईआर में, अपने कंप्लेन में लिखी है, उस दिन आपके ब्रदर या तो घर पे नहीं थे या ऑफिस में कहीं थे, वहां उनका अटेंडेंस बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में तो पुलिस को हटा देनी चाहिए, लेकिन फिर भी पुलिस ने नहीं हटाया है, तो आप क्वेश्चन के लिए ऐसी परिस्थिति में आप जा सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा, क्वेश्चन आफ्टर चार्ज प्री सबमिटिंग एविडेंस। यदि अभी क्वेश्चन की संभावना आपको नहीं लग रही है, जज कंसीडर नहीं करेंगे, तो पहले लोअर कोर्ट में प्री सबमिटिंग एविडेंस दाखिल कर दीजिए। जैसे किसी गवाह को बुलाना है तो बुलाना है, बुलाइए, सीसीटीवी, चैट, लोकेशन प्रूफ दिखाइए, और फिर हाई कोर्ट में तब जाइए, पहले मत जाइए। लोअर कोर्ट में ही आप जो है प्री सबमिटिंग एविडेंस को दाखिल कर दीजिए, तो ये आप सेफ मोड में रहेंगे। अब इससे जो है फायदा क्या होगा, वो फायदा भी आप जान लीजिए। फायदा ये होगा, जब आपको लगता है कि आपके पास सबूत है, लेकिन अभी आप उस सबूत को कोर्ट में पेश नहीं करना चाहते हैं, या आपका सबूत अभी इस स्टेज पे असरदार नहीं होगा, तब तो आप एक काम करिए, धीरे धीरे वाले पोजीशन पे रहिए, यानी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ट्रायल को डिले करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके पास एविडेंस है, सब कुछ है, तो फिर आप ऐसे परिस्थिति में आप टाइम बाउंड की एप्लीकेशन को आप मूव कर सकते हैं। कब करेंगे? यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वीडियो है, ऑडियो है, चैट्स है, लेकिन फिर अभी आप पेश नहीं करना चाहते, जैसा मैंने बताया, वो क्यों? क्योंकि वाइफ काउंटर एविडेंस बना सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है इस स्ट्रेटजी के साथ आप चल सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि ट्रायल जल्दी खत्म हो जाएगा। कब कब कर सकते हैं? जब आपको लगता है कि आपके पास प्रोवर एविडेंस है, आपको लगता है कि सभी दस्तावेज हैं वाइफ को गलत साबित करने के लिए, या पुलिस ने आपके साथ गलत किया है, या गलत तरीके से एफआईआर में इंडल्ज किया गया है, आपकी फैमिली का नाम नहीं हटाया है, तो तब आप ट्रायल जल्दी करने के लिए आप जो है, इससे क्या होगा, पुलिस जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, तो ट्रायल जो है जल्दी खत्म करने के लिए आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। जब पत्नी अपना बयान देगी, आप उसे क्रॉस एग्जामिन में झूठा साबित कर सकते हैं। कैसे करें? तो हाई कोर्ट में टाइम बाउंड डिस्पोजल की एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, एक पिटीशन मूव करेंगे, और हाई कोर्ट से ये दरखास्त करेंगे या अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रे करेंगे कि 6 माह या 1 साल में केस को समाप्त करने का निर्देश दिया जाए। हाई कोर्ट आपको ऐसा ही निर्देश दे देगी, और आप ऐसे इस बेसिस पे आप जा सकते हैं। अब नॉर्मल ट्रायल में कब जाएं, यानी धीमी प्रक्रिया कब करना अपनाना चाहिए, वो ये तो मैंने बताया कि क्विक रिस्पांस कैसे मिले, केस को जल्दी कैसे कैसे खत्म करें। अब धीमी प्रक्रिया में, यानी ट्रायल कोर्ट को स्लो मोड में ले जाने के लिए आप क्या करें, कब करें? यदि केस कमजोर है, या आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, या कई केस साथ साथ चल रहे हैं, जैसे डीवी एक्ट चल रहे हैं, सीआरपीसी 125 जो अब बीएनएसएस में 144 में आ गया है, ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे केस में आप इसको धीरे धीरे की प्रक्रिया में जाएं। हो सकता है कि आने वाले समय में वाइफ सेटलमेंट करने को तैयार हो जाए, या फिर तैयार करने की कोई बात बन जाए, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कभी डीवी या 125 में अगर समझौता हो जाता है, मेंटेनेंस केस में, गुजारा भत्ता में अगर समझौता हो जाता है, तो पत्नी सारी केसेस को
वापस ले लेगी। ये मैंने आज आपको बताया। अब एक मैं एक समरी आपको बता देता हूं, सभी मिलाकर कैसे निर्णय लें आप, कुल मिलाकर के निर्णय लेना कैसे है, किस परिस्थिति में कैसे निर्णय लेना है और क्या तरीका होना चाहिए। पहला, मैं एक तरफ स्थिति बता रहा हूं, दूसरी तरफ परिस्थिति बता रहा हूं और तीसरी तरफ आपको क्या करना चाहिए वो बता रहा हूं। तीनों ऐसे सुनेंगे आप। पहली परिस्थिति, झूठा केस है, सबूत आपके पक्ष में है, तब क्या करें? तब क्वेशिंग या टाइम बाउंड एप्लीकेशन को मूव कर देना चाहिए। झूठा केस है, सबूत आपके पक्ष में है, आप तुरंत क्वेशिंग में हाईकोर्ट में जाइए, क्वेशिंग एप्लीकेशन लगाइए, टाइम बाउंड ट्रायल का भी समय आप ले सकते हैं। सेकंड परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, पुलिस ने गलत जांच की है, पुलिस ने सही जांच नहीं की है, आपके पास पुख्ता सबूत था, पुलिस को आपने दिया भी, लेकिन पुलिस ने आपका पक्ष ना सुनकर वाइफ का पक्ष सुना, वाइफ पक्ष के पक्ष में बात किया। ऐसे केस में हाई कोर्ट में क्वेशिंग एप्लीकेशन मूव करें ही करें, ये आपको फायदा मिलेगा। परिवार, तीसरा सिचुएशन है, परिवार के नाम हटे पर पत्नी दोबारा उस नाम को ऐड कर सकती है। ऐड करने की एप्लीकेशन अपने वकील साहब के माध्यम से लगा सकती हैं। तो आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पर जोर दें, चार्ज फ्रेम होने तक आप जोर दें। एक परिस्थिति और बन सकती है, सबूत है लेकिन अभी आप नहीं देना चाहते कोर्ट को ताकि वो काउंटर कर सके आपका, तो ऐसी केस में आप प्री समनिंग एविडेंस या टाइम बाउंड ट्रायल की एप्लीकेशन आप कोर्ट में मूव कर दीजिए। अब एक परिस्थिति और अमूमन बन सकता है, वो ये कि सेटलमेंट की संभावना है, आपको लगता है कि सेटलमेंट हो सकता है, तो ऐसे केस में जितना खींच सकते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लेना चाहते हैं, आप लेते रहिए। नॉर्मली कोर्ट को अपने प्रोसेस से चलने दीजिए, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर चार्जशीट फाइल हो गया है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, चार्ज फ्रेम हो गया है, अब आप कैसे इस केस को लीड करेंगे, कैसे आप इस केस से बचेंगे, कैसे कम से कम टाइम में आप केस को सेटल करेंगे, कैसे आप इस सारी प्रक्रियाओं से, सारी दुविधाओं से आप निकलेंगे, नए लाइफ की शुरुआत करेंगे, अपने ऊपर जो टेंशन है उसको खत्म करेंगे और टेंशन लेस होंगे। इन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में, तमाम प्रोसीडिंग के बारे में, तमाम कानूनों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, अगर आपका ऐसा ही कोई स्टोरी है, आप लंबे समय से केस को सफर कर रहे हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके कोई नियरेस्ट हैं, डियरेस्ट हैं, वो जूझ रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एजुकेट करने की पूरी कोशिश करूंगा, एडवाइस देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको इस केस से निकालने की भरसक सभी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक बार आखिरी अपील फिर से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आप अपने सवाल व्हाट्सएप पे, ईमेल पर या फिर कमेंट बॉक्स से नीचे भी आप लिख सकते हैं। एक और अपील कि आप अपना नंबर उसमें मत छोड़िए, क्योंकि किसी गलत सलाह के आप मुखबिरी हो सकते हैं। तो आप हमें डायरेक्ट टेक्स्ट करिए, ईमेल करिए, मैसेज करिए, मैं समय रहते ही आपके मैसेज का जवाब जरूर दूंगा और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अपने चैम्बर में या ऑफिस में बुलाकर मैं आपसे कंसल्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, सुनने के लिए। हम किसी नए टॉपिक पर, किसी नए एपिसोड के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ फिर से मुखातिब रहेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।